गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 35 है। हमने एक टारगेट लिया था कि रेलवे का जो कंप्लीट सिलेबस है उसे हम लोग 90 डेज में कवर करेंगे। टारगेट क्या है अपना? रेलवे एग्जाम। इसके अलावा आप अगर किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका एक लेक्चर हो चुका है। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये हमारी क्लास सेकंड है। क्लास स्टार्ट होने से पहले एक जरूरी बात आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम। यहां पर आप जाएं, वासु स्टडी IQ सर्च करें तो ये वासु स्टडी IQ एक टेलीग्राम का चैनल है। यहां पर डेली बेसिस पर आपको एक तो क्लास की लिंक मिल जाती है, वैसे भी आपके पास नोटिफिकेशन आए या ना आए हर शाम 6 बजे आपकी क्लास रहती है। प्लस में यहां पर आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो पीछे तक जितना कुछ भी करवाया है, जैसे रेलवे की सीरीज चल रही है, इन सब की एक कंबाइंड आपको PDF दे दी जाती है। उस PDF के अंदर भी एक सहूलियत आपके पास ये रहती है कि मान लो आपको क्लास 17 देखनी है, यूट्यूब पर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपके पास PDF है, तो क्लास 17 के ऊपर ही मेंशन कर रखा है कि यहां पर आप क्लिक करें, तुरंत के तुरंत आप वीडियो क्लास में चले जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है या कोई और रिलेवेंट आपका कंटेंट होता है वो यहां पर मैं पोस्ट करता हूं। नीचे वाला पार्ट है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उन्हें पूछ सकते हैं। चलिए भाई, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशियो। रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, आपको किस अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं। देखना जरा, मान लो आपने A को 200 रुपए दे दिए, A को आपने 200 रुपए दे दिए और B को आपने 300 रुपए दे दिए। अगर आपको रेशियो निकालना है किसका? और A और B का, A रेशियो B, क्लियर है? तो आप कहेंगे सीधे सीधे कि 2:3 होगा। रीजन क्या है? 200 लिखोगे 300 लिखोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात एकदम बेसिक है, इसका हम लोग यूज करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता इसी में। इसी बात को आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आपका मन करता तो आप ऐसे भी लिख सकते थे भाई, A/B लिखा। A/B लिखोगे तो इधर 200/300, 2 0 से 2 0 कट गए तो ये 2:3 हो गया, लिखा जा सकता है। इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूं तो ये बात आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि A के अपॉन में नीचे की तरफ 2 आ गया और B आपका ऊपर चला गया इस तरफ और अपॉन में क्या आ गया? 3 आ गया। तो एक बात बताना, A का रेशियो 2 है, B का 3 है। यहां साफ दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। ये भी एक तरीका है, A का रेशियो 2 और B का रेशियो 3। A के नीचे जो बात लिखी हुई है वो A का रेशियो है, B के नीचे जो बात लिखी हुई है B का रेशियो है। अगर हम लोग यहां पर एक तीसरा मेंबर और इंक्लूड कर लें कि अगर आपने C को 400 रुपए दिए, उस केस में इन तीनों का रेशियो निकालोगे। आप तीनों का रेशियो निकालोगे तो एक बात तो आपकी सीधे सीधे दिख रही है भाई। अगर मैं इसे लिखना चाहूं A रेशियो B रेशियो C तो क्या लिखोगे भाई? 200 300 400 लिखा जाएगा, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बात बचेगी 2:3:4 लिखा। चलो भाई, ये कैसा पैटर्न है? जिस टाइप का आपने यहां पर लिखा था, कोई समस्या नहीं है। A/B, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं A के अपॉन में B और उसके अपॉन में C, 3 लोगों में? और इक्वल में मैं लिखना चाहूं जैसे 2/3/4, 200 300 400, क्या ऐसा आप लिख सकते हैं जैसा मैंने यहां 2 लोगों में लिखा है? जैसा यहां 2 लोगों में लिखा है, क्या ऐसा का ऐसा फॉर्मेट आप 3 लोगों में लिख सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई भी बात एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब अगर 3 लोग होंगे तो क्या तरीका फॉलो करें हम लोग? 3 लोगों के लिए आप इस टाइप का पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमने क्या देखा, A के अपॉन में उसका रेशियो, A के अपॉन में उसका रेशियो आ गया था B और ये 3 है तो B के अपॉन में उसका रेशियो। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो A/B, A/2,
B अपॉन में 3 एंड C अपॉन में 4। ठीक है भाई, ये बात करेक्ट है, ये बार बार आप देखते हैं। ये जो नीचे आप बात देख रहे हो ना, ये वाली, ये क्या है आपकी इक्वेशन, समीकरण बन रहे। समीकरण जहां कहीं भी आपका इक्वल्स टू का साइन लग जाता है तो इक्वेशन बनती है। दो लोग होंगे तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों में इक्वल का साइन लगा, इसलिए ये इनका इक्वेशन का फॉर्मेट है, ये वाला समीकरण का स्वरूप है इनका। ये आपका जनरल फॉर्म है भाई, ए का अनुपात ए अनुपात बी, जिस रेशियो में लिखा उसी रेशियो में आपने 2:3 लिख दिया। इस बात को ध्यान रखना, 3 लोग होंगे या 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, इस टाइप से रेशियो नहीं लिखा जा सकता। तो इसका मतलब अगर इक्वेशन की फॉर्म में आपको लिखना पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, तो सिंपल सा भाई इस फॉर्म में आप लिखोगे, ए है उसके नीचे उसका रेशियो, बी है उसके नीचे उसका रेशियो, सी है उसके नीचे उसका रेशियो। ठीक है, कई बार आपको इक्वेशन मिल भी जाती है और वहां से भी एग्जामिनर आपसे सवाल कर लेता है कि यहां ए बी और सी का रेशियो बताओ। थोड़ा सा मैं बात को और एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, फिर हम लोग चलेंगे सवालों पर। देखो, एग्जामिनर आपको ऐसा दे सकता है, आपको कह देगा कि ए अपॉन में 2 बराबर है बी अपॉन में 5 और बराबर है सी अपॉन में 7, और यहां से आपसे कह देगा कि आप बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। अभी अभी आपने पढ़ा कि ए के नीचे लिखा नंबर उसका रेशियो होता है, यही तो बात थी ना। तो ए का रेशियो 2, बी के नीचे नंबर 5 और सी के नीचे नंबर 7 लिखा। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एक बार सोच के देखना, अगर ऐसा होता मेरे पास 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब अगर मुझसे ये पूछ लेता कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, फाइंड करके बताना ए रेशियो बी रेशियो सी आपका क्या होगा। तो देखो, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि एग्जैक्ट अगर बात को डिटो कॉपी करें तो वो कह दें सर सबके नीचे एक तो वैसे ही रहता है 1:1:1 लिख ले, नहीं वो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट निकाला उसमें आपने देखा ऊपर ABC थे, उनके साथ कोई भी संख्या गुणा में नहीं थी, नीचे जो भी संख्याएं थी उनका अनुपात बता रही थी। तो आप यहां क्या प्रीफर करोगे, इस 2 को 3 को 4 को, इन सब को आप यहां से हटाओ। हटाने का तरीका, तीनों में डिवीजन करो, किसका भाई 2 3 4 का एलसीएम कितना 12, 12 का जैसे ही आप एलसीएम डिवीजन करोगे तो a के अपॉन में देखना 2a/12 लिखा, 2 से 12 कटेगा 6 बार आ गया। b अपॉन में देखना, इसके 3b के अपॉन में 12 लिखोगे 3 12 से 4 बार कट जाएगा। c 4c के अपॉन में 12 लिखो, तीनों के डिवीजन में 12 लिखो। पीछे मैं समझा भी चुका हूं कि चीजें अगर अनुपात के अंदर हैं तो आप सभी को किसी एक संख्या से गुणा कर दो और या फिर सभी को एक संख्या से भाग कर दो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल भी देखा था, कटा कितना आ गया 3। तो a के नीचे जो बात लिखी है वो उसका रेशियो 6, b के नीचे जो बात लिखी है वो उसका रेशियो और c के नीचे जो बात लिखी है वो उसका रेशियो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 1/2a इक्वल्स टू में 2/3b इक्वल्स टू में 5/4c। यहां से कोई आपसे पूछ ले कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो अगर आप कहते हैं कि a के नीचे 2 है, b के नीचे 3 है और c के नीचे 4 है, 2:3:4 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां ऊपर की तरफ सिर्फ a b c होने चाहिए, इसका मतलब 5 और 2 को भी हटाना है। अभी हटाने का तरीका देखा था, 2 और 5 का एलसीएम लिया 10, 10 का भाग दे दिया। a के अपॉन में क्या आ गया भाई, 10 का डिवीजन करोगे, 2 ऑलरेडी है, 10 गुणा 2 20 बराबर। b अपॉन में 10 का डिवीजन करोगे, 2 से कट जाएगा 10, 5 बार 5 गुणा 3, ये क्या आ गया 15। फिर देखना c अपॉन में 10 डिवीजन, 5 से आप काटोगे 10 को 2 बार, 2 गुणा में 4 8। तो यहां पर अगर आपसे पूछता a रेशियो b रेशियो आपका c क्या होगा, तो आप कहते 20:15:8 ये लिखा जा सकता था। तो ये सिंपल सी बात है, रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीजें पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया तो रहे कि असल में इन चीजों का ध्यान रखना होता है। बेसिक इसी को कहा जाता है
कि सवाल को आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है कि अब क्या होने वाला है या कैसे आप डील करेंगे, तो इसका मतलब आपका बेसिक ठीक है, लिखी हुई हर बात का आपको मतलब पता है। तो चलिए भी सवाल नंबर 618। अब तक 617 सवाल हो चुके हैं, पीछे पढ़ा हुआ था उसी से सवाल उठाया। 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5, इसका रेशियो देखना। 2 की पावर 1.5, देखो x की पावर a गुणा अगर आपका x की पावर b है तो आप लिख सकते हैं x की पावर a प्लस b। सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करनी में ये बात हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ के साथ कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। एक बार के लिए ऐसा ही ध्यान रख लो। 2 की पावर 1.5 है और राइट साइड में 2 की पावर 0.5 है। तो देखो लेफ्ट वाले पार्ट को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 2 की पावर 1 प्लस 0.5। और आपको पता है कि जब भी दो चीजें पावर देखो ऐड हो रही हैं तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 0.5 रेशियो 2 की पावर 0.5। ये पार्ट कट गया, रिजल्ट क्या आ गया आपका 2:1। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। सवाल इतना आसान है कि आप चाहते तो इसे वर्बली डील कर सकते थे। चलिए भाई सवाल नंबर 619, थोड़ा सा ठीक सवाल है, आसान है लेकिन फिर भी स्टार लगा लेना। और एक बार के लिए 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, अटेम्प्ट करके आप बता दो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और आई होप मैंने आपको कल के लेक्चर में होमवर्क दिया था, कुछ कहा था कि ये वाले वीडियोस जरूर देख लेना, दो देख ली होंगे आपने। देखो P रेशियो Q रेशियो R 1:2:4 है। अंडर रूट में 5p² प्लस Q² प्लस R² के बराबर होगा। अब एक तो ऑप्शन आपका 5 है और फिर 2Q है, 5p है, 4R है। एक स्टूडेंट क्या गड़बड़ कर सकता है, वो एज इट इज मान सकता है क्या P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 4। जैसे ही ऑप्शन में रखेगा 5 गुणा में 1 का स्क्वायर प्लस Q है तो Q की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर R की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। तो 5 4 9 और 16 आपका 25। अंडर रूट करोगे 5 आ जाएगा। 5 अगर आप टिक कर देते हो तो आपका रिजल्ट गलत होगा। क्या ध्यान रखना भाई, P Q और R का रेशियो है 1:2:4। असल में PQR आपके पास क्या था हमें नहीं पता। ऐसा भी हो सकता था P की वैल्यू 2 होती, Q की 4 होती, R की आपकी वैल्यू कितनी 8 होती। सब में से 2 कॉमन आ गया, चीजें कट गई, रेशियो में रख दी। ऐसा भी हो सकता था कि P की वैल्यू 10 हो, Q की वैल्यू 20 हो और R की वैल्यू 40 हो। सब में से 0 कट गया, रेशियो 1:2:4 बचा। ऐसी संभावना थी कि एक्चुअल में वैल्यू क्या थी हमें नहीं पता है। तो यहां अगर आप ऐसे करते हो तो आपने ये तय कर दिया है कि P की वैल्यू 1 ही है, Q की 2 है और R की वैल्यू 4 है। इस वजह से आपका सवाल गलत हो जाता है। आप करें क्या, सिंपल है भाई, P Q और R 1 है तो इसको मैं मान लेता हूं x, 2 है तो 2x और 4 है तो 4x। एक्चुअल वैल्यू ये रही होंगी x, 2x और 4x। x इनमें से कॉमन आ गया, इस वजह से ये 1:2:4 बच गया। इसी को सोल्व करें। ये आपने क्या किया, P की एग्जैक्ट वैल्यू मानी है, ये Q की एग्जैक्ट वैल्यू है और ये आपकी R की एग्जैक्ट वैल्यू है। अंडर रूट में जब आप सोल्व करेंगे तो देखना जरा, 5 गुणा में p² मतलब x², इसका स्क्वायर करोगे 4x², 16x², सबको ऐड किया 5x², 4x², फिर आपका 16x², कितना आ गया 25x²। सोल्व किया 5x आ गया, लेकिन x तो आपने माना है तो किसी से रिप्लेस करें, x की जगह p रख सकते हो, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा 5p। ये आपका करेक्ट रिजल्ट है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, भविष्य में इस सवाल को इधर उधर घुमा करके भी पूछा जा सकता है। चलो भाई सवाल नंबर 620, आसान सवाल है, प्रयास करें, वर्बली हो सकता है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 620, अटेम्प्ट करके देखो जरा भाई रिजल्ट आया क्या। देखना यहां पर क्या कहा इसने, यदि
A अपोन में B बराबर C अपोन में D बराबर E अपोन में F है, तब प्रत्येक बराबर होंगे। ये आपसे सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कि जो आप A और B का रेशियो लेते हो वो बराबर होता है किसके, C और D के, वही बराबर होता है आपका E और F के। ठीक है भाई। अब इसके अंदर ये चीज भी किसके बराबर होगी, तो आप इसको आसान वे में ऐसा ले लो भाई, ये चीज 1 के बराबर है। तो आप इससे क्या समझे कि A में B का डिवीजन करोगे तो मैंने A को 1 माना, B को भी 1 माना, 1/1, ये भी 1 1 1 1। आपका जो मन करे कि नहीं सर मैं तो ऊपर वालों को 2 लूंगा, नीचे वालों को 3 लूंगा, बिल्कुल आप ले सकते हैं। क्लियर है। इसको हम लोग इसलिए ले रहे हैं जिससे कि हमारा काम इजी हो जाए, कि आपने A B C D E F सबको 1 1 मान लिया, इसके इक्वल में क्या आना चाहिए भाई, 1 अपोन में 1 आना चाहिए। कहां मैच होगा, ऑप्शन ए में A B C D E F जहां कुछ भी आपको दिख रहा है सबकी जगह 1 रखो। ऑप्शन ए में देखना क्या रिजल्ट देगा भाई, 1 + 3 + 5, 5 3 8 1 9, नीचे 1 से 1 कट गया तो पहला रिजल्ट 9 आ गया, गलत। बी की बात करें तो 3 3 6 में से 5 चला गया, ऊपर 1 4 1 5, सॉरी 3 और 1 4, 4 में से 1 चला गया तो कितना बचा 3, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें तो देखना 1 से 1 कट गया, ऊपर 5 बचा, नीचे 1, ये भी नहीं है। इसका मतलब डी आपका करेक्ट है। चेक भी कर लेते हैं। 3 और 1 4, 4 में से 5 चला गया -1, 3 और 1 4 -1, तो ये क्या बन गया भाई 1/1 जो हम लोग लेके चले थे। आपका मन करे 2/3, 3/5, 7/8 कुछ भी लेके कर लो, लेकिन बस ध्यान इतना रखना है अगर वो ज्यादा वैल्यू बड़ी रखोगे आप तो आपको मल्टीप्लाई भी करना आगे चल के, जिससे आपका सवाल कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये तरीका आप प्रीफर करते 1 1 वाला तो आपको साफ दिख रहा था, 1/1 आपको मैच करवाना है, एक एक ऑप्शन उठा करके चलते जाओ। तो ये पूरा का पूरा सवाल ऐसा था कि हालांकि इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन आप स्क्रीन को देख करके इस सवाल को माइंड में डील कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा करना संभव है। चलिए भाई सवाल नंबर 621, क्वेश्चन नंबर 621। ₹621 के अंदर देखना जरा, इसने क्या कहा कि रुपए 68,000 को A, B और C में 1/2, 1/4, 5/16 में डिवाइड किया तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या है। देखना जरा, पहले तो बात को समझो कि असल में आपको क्या करना है और उसने आपको क्या दे रखा है। उसने आपको कहा कि A, B और C में जो पैसा है उसे डिस्ट्रीब्यूट करो 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16। ठीक है भाई। अब देखो एज इट इज आप इसे लेकर के करेंगे, अगर आप इसे एज इट इज इन चीजों काम में लेंगे कि तीनों का योग कर दिया 68,000 के बराबर, इसका हिस्सा इसका हिस्सा इसका हिस्सा अलग अलग निकाला, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को लेस कर दिया, तो मामला क्या होगा कैलकुलेटिव। अगर आप एज इट इज डेटा को लेते हैं, आपको पीछे सिखाया था कि जब भी कभी चीजों को सिंप्लीफाई करना होता है तो आप सारा किसका लो, मल्टीप्लाई का। ऐसी संख्या से गुणा कर दो जिससे नीचे का पार्ट गायब हो जाए। संख्या ये भी सही है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन्हीं संख्याओं को काम में लेकर सवाल सोल्व करोगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां उस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर नीचे वाला रेशियो होता है, ये सिर्फ संख्याएं हैं, इक्वेशन नहीं है। इक्वल का जब साइन होता है तब इक्वेशन का फॉर्मेट था, वहां पर आप लिखते हो कि ए के नीचे जो संख्या है वो उसका रेशियो है। यहां तो सिर्फ संख्याएं हैं, एबीसी तो अलग दे रखे हैं, इक्वेशन की फॉर्मेट नहीं है। तो ये बात मेरे ख्याल से कंफ्यूज नहीं कर रही होगी। इजी करना है, 16 से गुणा कर दो, कितना आ गया भाई 8, 4 16 कट गया 5। तो क्या देखा आपने, 8 4 12 और 5 17, तीनों को पैसा मिला 17। 17 ना मिलकर के कितना भाई 68,000। 17 को 68 बनाया, 4 गुणा और 3 लग गए आगे 0। अब इसने क्या कहा, सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा आपका ये है। अंतर यहां से अगर आप देखते हैं तो आपको अंतर नजर आता है 4। एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो इसको भी क्या कर दो भाई 4000 से गुणा, तो कितना आ गया आपका 16,000। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है। एग्जाम में क्या सुधार करने, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। एग्जाम में एबीसी लिखने की नीड नहीं है,
करो खत्म इसको। 1/2, 1/4 और 5/16 सबको आपको दिख रहा है 16 से गुणा कर देंगे। जैसे ही आप 16 से गुणा करेंगे तो सीधे सीधे देखो 8 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, बन गया। सबका योग कितना है? 17। 17 किससे किसको बताता? 68,000। 4,000 से गुणा किया, इतना लिखा आपने 8 4 5, 8 4 12 5 17। 17 68,000 को 4,000 से गुणा किया, बड़ा भाग छोटा भाग अंतर 4, 4 गुणा 4 16। तो यहां पर देखो इतना सा पार्ट आपको लिखना था एग्जाम में, उसके बाद जितनी भी तुलना थी वो आपकी क्या थी? आसान। तो वो काम आप माइंड में करेंगे, हमेशा प्रयास करें। देखो मेरा उद्देश्य यही है कि एक भीड़ से अगर आप खुद को अलग करना चाहते हैं, भीड़ ही है भाई, बहुत सारे लाखों में फॉर्म डलते हैं आजकल, तो लगभग हर एग्जाम की सिलेक्शन हजारों में होता है। और आपके रेलवे में ऐसा हो गया भाई, करोड़ों में फॉर्म डल गए, अब सिलेक्शन चलो लाखों में होगा। 1% लोगों का ही सिलेक्शन है, 2.5 करोड़ के कंपैरिजन में 2,40,000, लगभग 1% आ गया आपका। तो आपको एक भीड़ से अलग होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मैथ्स के अंदर पुराने वीडियो आप देखें, डे 1 से देखते रहें आपको आइडिया लगेगा कि मैंने क्या क्या आपको बताया, कैसे कैसे तैयारी करनी है। इवन मैंने आपको ये भी कहा था कि रीजनिंग भी ऐसे पढ़ लो आप, जीके भी आप ऐसे पढ़ लो। तो जो बच्चा पुराने सेशन देख रहा होगा, मेरे ख्याल से उसको किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो रहा होगा। चलो भाई 622 में देखना, 1250 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है या विभाजित करना है कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। तो देखना जरा, ए को क्या मिला भाई? बी का 2/9। बी को जितना भी मिलेगा उसका 2/9 कर दो और वो बराबर किसके? ए के। सी को क्या मिला भाई? सी को मिला ए का 3/4, लिखा जा सकता है। अब यहां पर थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना। बात क्या अंडरस्टैंड करनी थी भाई? ए बराबर बी का 2/9। तो आप एग्जाम में अगर स्टार्ट लेना चाहते तो यहां से लेते। आपने देखा ए बराबर बी का 2/9, बी को इधर ही ले आओ, ए अपॉन में बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2/9। एक बात लिखी। फिर देखना सी बराबर ए का 3/4, तो सी बराबर ए का, तो सी अपॉन में आप क्या लिख ले जाओ? ए, और बराबर में क्या बचेगा? 3/4। दोनों में मीडिएटर कौन है? ए। आपको पीछे सिखाया था इक्वल करना है, यहां 4 है, यहां 2 है, तो बेटर क्या रहेगा? इसको कन्वर्ट कर दो। 4 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 का गुणा करें। सिर्फ ऊपर गुणा कर दोगे तो क्या समस्या होगी? अनुपात बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:9। ये नहीं बदलना है। 4 भी बनाना है और अनुपात भी नहीं बदलना, तो ये क्या बन गया? 4:18। अब देखो ए को 4 रुपए मिलते हैं, यहां भी 4 मिलते हैं, ठीक, कोई समस्या नहीं है। बी को 18 मिलते हैं और सी को 3 मिलते हैं। 12,500 की राशि है। अब सबको कितना पैसा मिला? इसको 4, इसको 3, 7 और 18, कितना भाई? 25 हो गया। 1250 किसको बताता है? 25 को। एक की वैल्यू निकालोगे, कितना आ जाएगा? डिवीजन में 25 करोगे। अब आपसे पूछा क्या है? ए, बी और सी का, सबका सेपरेट सेपरेट पूछ रहा है, तो देखो मैं वैसे ही करके बता देता हूं आपको। देखना, ए 2 बार तो लेना नहीं है। 3, 18, 21, 4, 25, तीनों को 25 रुपए मिले। 25 किसको बताता है? 1250। किससे गुणा किया भाई? भाग दे दो 50 से। ए का हिस्सा कितना है? 4 गुणा में 50, 200 आ गया। बी का हिस्सा कितना है? बी का 18 गुणा 5, 900 आ गया। सी का हिस्सा कितना है? 50 गुणा 3, 150 आ गया। लिखा जा सकता है। तो आपको एग्जाम में इतना ही काम करना था। एक लाइन अनवांटेड बढ़ाओगे तो 10 से 12 या 15 सेकंड आपके किल होंगे। ये इतना बेसिक पार्ट है कि पीछे मैं आपको एक एक चीज लिख करके हर एक बात को कवर करवा चुका हूं। सवाल नंबर 623 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 623। देखो इसने क्या कहा कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12, उनका गुणनफल 4752 है। उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? जब भी संख्याएं मल्टीप्लाई में होंगी तो आप क्या करो? एक संख्या 11x ले लो और दूसरी 12x ले लो। सिर्फ 11 और 12 लोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। पहली संख्या एक्चुअल वैल्यू मानी 11x, दूसरी संख्या 12x, गुणा किया कितना आएगा? 4752।
52। चलो सिंप्लीफाई करते हैं 11 का डिवीजन। 11 4 44, 3 बचा, फिर काटा 3 बार, 2 बचा, 2 बार 22 में डिवीजन लग गया। 12 से कैंसिल आउट करोगे, 12 गुणा 2, 12 गुणा 3 36, और फिर यहां पर आपका क्या बचा 7 72, 12 6 72। एक्स स्क्वायर 36 है, अंडर रूट करोगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6। ठीक है, अब यहां से आपसे क्या पूछा, छोटी संख्या 11x है, x की वैल्यू आपने रखी यहां पर 11 गुणा 6 कितना आ गया 66। देखो अगर आप यहां पर, मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, अगर यहां पर आप x नहीं लेते तो आप क्या लेते कि 11 एक संख्या है, दूसरी 12 है। ठीक है भाई, किसके बराबर 4752। एक बार 11 से काटते, एक बार 12 से काटते, तो एक की वैल्यू यहां कितनी आ जाती 36। यहां 11 की वैल्यू निकालते तो 36 गुणा में 11 करते तो 6 3 9, ये वैल्यू कितनी आ गई 396। 12 की वैल्यू जब आप निकालते 12 गुणा 6 72, 12 गुणा 3 36, 36 और 7 आपका 43। एक संख्या 396 बनती, दूसरी 432। इसको आप फिर से गुणा करते तो एक बात बताओ, क्या 4752 आ रहा है? नहीं आ रहा, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो इसका मतलब रेशियो तभी लेकर के चलेंगे जब या तो चीजें एडिशन में चल रही हैं या सब्ट्रैक्शन में चल रही हैं, या तो आप चीजों को जोड़ते हैं या फिर आप घटाते हैं, तभी एज इट इज रेशियो काम में ले। गुणा वाले केस में, मल्टीप्लाई का जब भी केस आता है साथ में एक्स का इन्वॉल्वमेंट कर लें, अदरवाइज आपका सवाल एकदम बिगड़ जाएगा। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया है। चलो सवाल नंबर 624, क्वेश्चन नंबर 624। लैंग्वेज को रीड करो और सोल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखना इसने क्या कहा कि ए की आय बी से 10% ज्यादा है। ए की जो भी इनकम मानोगे, बी की जो भी मानोगे उससे 10% ज्यादा ए होगा, और बी की आय जो है वो सी से 20% कम है। सी की जो भी इनकम मानोगे उससे 20% कम किसकी होगी? आपकी बी की। और बी की जो भी मानोगे उससे 10% ए की होगी। ए बी सी की आय का अनुपात। एक तरीका तो यह है कि आप इसे बाई ऑप्शन ले जाएं, बाई ऑप्शन ले जाएं। बाई ऑप्शन में देखो किसको टारगेट कर लें, जैसे आप टारगेट कर लो बी से 10% ज्यादा कौन है आपका? ए। पहला ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है क्या भाई? 10 से 11 पहला ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है, मैंने पहली बात को मैच करवाया। ए मेरा जस्टिफाई कर रहा है। 9 का 10% तो 0.9 होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा गलत हो गया, ए और बी का संबंध ही नहीं दे रहा है। ऑप्शन सी देखना, 18 का 10% 1.8 होता है, ऐड करोगे 22 नहीं आएगा, सी भी गलत है। डी की बात करें, 20 का 10% 2 है, तो डी भी आपका सही होगा। अब दूसरी बात चेक कर लो, बी की आय सी से 20% कम है, जबकि देखना पहले ऑप्शन में तो सी की आय जो है वो बी से कम होगी, जबकि रिवर्स होना चाहिए था, तो ये दूसरे केस में गलत हो गया, ये आपका करेक्ट ऑप्शन डी। तो एक तरीका तो आपका ये होता है कि अगर आप इन्हें सोल्व नहीं करना चाहते तो आप यहां बाई ऑप्शन जा सकते हैं। सोल्व कैसे करते भाई? सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, ए की आय बी से 10% अधिक है, तो आप क्या लिखोगे? ए की आय जो है बी से 10% अधिक। बी अपने आप में 100% है, ठीक है भाई, और इसका कितना 110% निकाल दो, लिखा जा सकता है। फिर इसने क्या कहा कि जो बी की आय है वो सी की आय से कितनी कम है भाई? 20% कम है। सी की आय 100% अपने आप में, 20% इसका कम करोगे तो सी का कितना लिखोगे? 80% लिखा जाएगा। अगर आप थोड़ी सी समझदारी यहां पर दिखाते हैं तो देखना ए अपॉन में बी, पहले वाले केस में ए अपॉन में बी 110% 100 होता है, तो ये वाली बात बनी आपकी 11/10। अगले केस में बी अपॉन में सी आप लिखेंगे 80%, आपको पता है 4/5 लिखा जाता है। एग्जाम में आप चाहते तो पीछे भी एक सवाल हमने किया था, मैंने कहा था कि पहली लाइन है उसकी वजह से आप इसी बात को लिखो, ए बराबर बी का 110% है, तो ए अपॉन बी 110% 11/10। दोनों में मीडिएटर कौन है भाई आपका? दोनों में आपका मीडिएटर है बी। 10 और 4 दोनों को सेम बनाना है, क्या करें 20 बना लें, एलसीएम तो 20 ही होता है। तो इसका मतलब इसको 2 से गुणा करोगे, रेशियो नहीं बदलना है तो इसको भी 2 से, इसको 20 बनाना है तो इसको 5 से करोगे तो ऊपर नीचे 5 का गुणा होगा।
ये बात जस्टिफाई हो गई कि दोनों में b है और b सेम होना चाहिए, सेम कर दिया। रेशियो क्या आ गया, a की वैल्यू 22, b की वैल्यू 20, c की वैल्यू 25। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। या फिर आपको पीछे वो बात सिखाई थी मैंने, वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसे कैसे अप्लाई करोगे भाई, चलो वो भी अप्लाई करके बता देता हूं आपको। देखना, अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो हो सकता है इश्यू आ जाए। दोनों में मीडिएटर कौन है भाई, बी। 10 गुणा 4 कितना आ गया, 40। ए की वैल्यू 11 दूसरे मीडिएटर से गुणा कर दिया, बी सी की वैल्यू 5 दूसरे मीडिएटर से गुणा कर दिया। किससे कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, 22 अनुपात 20 अनुपात 25। तो ये सबसे बेस्ट तरीका वैसे भी था, मैंने आपको कहा था कि दी बेस्ट मेथड होता है। कुछ प्रैक्टिस कर देना जिससे आप सवालों को इजी वे में सोल्व कर दे जाओ। चलो भाई, सवाल नंबर 625, 15 सेकंड का टाइम है, अटेम्प्ट करके बता दो भाई। और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रही हैं रिलैक्स मोड में मत आना, सेल्फ स्टडी करते रहो। टीचर का चलो इतना ही रोल होता है कि वो आपको हर एक बात है वो थोड़ी डिटेल मैनर में बता दे। सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा रोल होता है वो करें, अभी जी जान लगा के करें। एग्जाम जैसे ही नजदीक आ जाएगी, महीना भर बचेगा, तो उस टाइम के अंदर डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर देना। एग्जाम के मान लो 10 या 15 ही दिन बचे हुए हैं तो डेली बेसिस पर 2-2 मॉक टेस्ट लगा लेना। लेकिन ये सब कब कर पाओगे, जब आपका बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स का तो मैंने आपको सीक्वेंस दे दिया कि इस फ्लो में चलेगा। काम आपको क्या करना है, शारदा वाली बुक से पैरेलल में मैथ लगाते जाओ। ठीक है, जो चैप्टर मैं यहां पढ़ा रहा हूं उसको कंप्लीट कर दो। जैसे 4 दिन रेशियो चलेगा, 4 दिन में पैरेलल के अंदर शारदा की बुक को भी खत्म करें। इस सीक्वेंस में चलेंगे, स्ट्रेस खत्म होगा। और मैंने प्लान इसीलिए करके दिया था आपको पहले ही दिन, वरना तो क्या होता है कि मैं मान लो एक चैप्टर 10 दिन पढ़ा दूं, किसी को जल्दबाजी में 2 दिन पढ़ा दूं, नहीं। इसीलिए मैंने आपको एक पीडीएफ दी थी कि किस दिन कौन सा चैप्टर आपका चलेगा इन 90 डेज में, जिससे आप पैरेलल में तैयार रहें और निश्चिंत रहें कि आपके ये सारे के सारे चैप्टर जो रेलवे के सिलेबस में है वो कवर हो जाएंगे, जो रेलवे ने सिलेबस डाल रखा है। ठीक है भाई, तो पैरेलल में सेल्फ स्टडी करें, उसका सबसे बड़ा रोल होता है। ऐसा नहीं है कि क्लास देखी बस ठीक है कर लिया आज का काम हो गया, नहीं। पैरेलल में खुद भी पढ़ाई करें, उसी से रिजल्ट निकलते हैं। देखो 625 में क्या कहा कि 62, 32, 22, 12 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए कि वे समानुपाती हो जाए। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बाई ऑप्शन चले जाओ। सबसे छोटी संख्या देखो इनमें कौन सी है भाई, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 को ही घटाएंगे पहले। 62 में से 20 चला गया, क्या बचा 60। फिर आपका 32 में से चला गया 30 बचा, 22 में से चला गया 2, 20 बचा, और ये कितना 10 बचा। कितना है भाई, दिख रहा है ना, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। तो ये आपका हो गया जस्टिफाई। डिटेल में करना चाहते हो तो क्या करें, 62 में से x घटाया और 32 में से भी आपने x घटाया। यही रिजल्ट किसका बनेगा, 22 में से x घटाने का और 12 में से x घटाने का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कैलकुलेटिव, एक्सट्रीम कैलकुलेटिव, क्योंकि आपको दिख रहा है 2 नंबर ये है, इनको इन 2 से गुणा करोगे तो आपके 4 नंबर बनेंगे, इधर फिर 4 नंबर बनेंगे, फिर सोल्व करोगे। एक्स स्क्वायर तो हालांकि दोनों तरफ का आपस में कट जाएगा। कैलकुलेटिव ये कब फॉलो करते हैं हम लोग, ये मेथड, जब आंसर आपकी इस फॉर्म में दिखे कि 7/3 घटाना है, 2/5 घटाना है, 9/11 घटाना है, उस केस में हम लोग इसका सहारा लेते हैं। लेकिन ऐसे आंसर होंगे आपको शायद ही कहीं देखने को ऐसा सवाल मिले। बहुत रेयरेस्ट, मतलब ऐसा है कि मैंने बहुत रेयर सवाल देखे जिनमें इस टाइप के आंसर आते हैं। परफेक्ट वो नंबर देता है। बेटर क्या रहेगा, बाई ऑप्शन जाओ और उसको तुरंत हिट मार ले जाओ। चलो भाई, सवाल नंबर 626, क्वेश्चन नंबर 626। देखना 626 में क्या कहा कि 3 + √2 और 12 - √32 का मध्यानुपाती। मिड प्रपोर्शन आपको कहा था कि 4 प्रपोर्शन है टोटल। मिड का फॉर्मूला ध्यान रखने ना, बाकी 3 के अंदर आपकी अप्रोच क्या रहेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये आपको यहां पर कुछ ऐसे दिख रहा है ना, अंडर रूट ये वाला, तो असल में ये क्या है, अंडर रूट है।
ठीक है भाई, ऑप्शन ए और बी के अंदर। ऑप्शन ए में √7 है, ऑप्शन बी में 2 √7 है। कई बार क्या होता है, ये फॉन्ट की वजह से कुछ इस हिसाब से करते हैं इनको वर्ड के अंदर, तो कुछ पार्ट मिसिंग हो जाता है। ठीक है भाई, चलो मिड प्रपोर्शन है तो इसका मतलब पहली वैल्यू आपकी कितनी है, ए की वैल्यू 3 + √2। अगली वैल्यू क्या है भाई, 12 - √32। 32 को क्या लिख सकते हो, 16 × 2। 16 का √ करोगे बाहर आएगा कितना, 4। 12 में से भी 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 - √2 और 4 क्या आ गया कॉमन, पूरे के क्या लग गया √। ये वैल्यू आपकी ए की है, ये वैल्यू आपकी बी की है। अब ये देखो a + b × a - b अलजेब्रा में होता है ना, जैसे x + y × x - y। जब इसे सोल्व करते हो तो क्या लिखते हो, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 - y का स्क्वायर 2 और ये क्या आ गया 4। 4 का √ करोगे बाहर आ जाएगा 2, 9 में से 2 चला गया कितना 7। तो यहां से ऑप्शन आपका क्या होगा, बी करेक्ट। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 627 की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से सवाल को रीड करना भी इंपॉर्टेंट है, ये वाले सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 to 7, 627 लैंग्वेज मेरे ख्याल से आपने रीड कर ली होगी। अब बात को समझना, ए और बी की आय का अनुपात, इनकम का रेशियो 5:4 है, उनके खर्च का अनुपात 4:3 है, प्रत्येक 4000 की बचत करता है, ए की आय ज्ञात करें। पहले तो बात समझ लो और फिर इसमें देखेंगे हम लोग क्रॉस मेथड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस पार्ट के लिए, और यही क्रॉस मेथड हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे एज, उसमें भी आएगा। पहले तो बात को समझो, असल में क्या सीन है, आपने कुछ पैसा कमाया वो आपकी इनकम, आपने इसमें से कुछ खर्च कर दिया वो एक्सपेंडिचर या व्यय, और कुछ आपके पास बच गया वो आपकी सेविंग। ठीक है भाई, मान लो कोई आदमी 5 लाख रुपए हर महीने कमाता है, उसने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो ये 5 लाख ये 3 लाख बैलेंस होगा, तो 2 लाख उसकी क्या होगी बचत। अब आपका मन करे इसको आप ऐसे यूज कर लें, आपका मन करे आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया सेविंग, इनकम में से सेविंग आपने घटा दी तो क्या बचेगा एक्सपेंडिचर। आपका मन करे वैसे आप इसे काम में ले लें। जब भी वो सवाल पूछता है एग्जाम में तो वो आपको 2 वैल्यू तो क्या दे देता है रेशियो के अंदर। ठीक है भाई, एक वैल्यू आपको देता है एग्जैक्ट। तो बेटर क्या रहेगा, जब भी आप इक्वेशन क्रिएट करें, जब भी कभी आप इक्वेशन क्रिएट करें, 3 चीजें हैं, कोई ना कोई 2 आपको बातें लेफ्ट साइड में रख लेनी है और एक बात आपको राइट साइड में रखनी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बाकी इसका इंप्लीमेंटेशन सवाल में होगा तभी आपको समझ आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग 3 चीजें हैं, कोई 2 चीज आप लेफ्ट साइड में रखोगे या कोई 2 चीज राइट साइड में। हम आदत डाल लेते हैं कि 2 बातें हम लोग लेफ्ट में रखेंगे, एक बात राइट में रखेंगे। तो बेटर क्या रहेगा, इस राइट वाली बात को रेशियो में रखो। ठीक है, और इनमें जो भी बात आप रेशियो में रखते हो उसके साथ एक्स का इन्वॉल्वमेंट कर देना, और एक बात आपकी एग्जैक्ट होगी। सवाल में ये बात समझ में आएगी। ठीक है, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं उसके पीछे के रीजन क्या है और ऐसा ही क्यों करना चाह रहे हैं, तो देखना। इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। तो इसने आय कितनी दी है भाई, आपको आय दी है 5:4 में, खर्च कितना दिया है 4:3 में, प्रत्येक की बचत कितनी है 4000। अब देखना यहां पर मैं पैटर्न फॉलो करूं, अगर ये वाला इनकम में से एक्सपेंडिचर घट जाए तो मेरी क्या आएगी सेविंग। अब देखना पहले आदमी की आय अगर मैं लिखूं 5 ए के लिए, बात समझना कि कैसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है और कैसे इसको लिखा जाता है। ए की आय कितनी है 5, बी की आय कितनी है भाई 4, खर्चा ए का कितना है 4, बी का कितना है 3, सेविंग कितनी है ए की 4000 और बी की कितनी है 4000। आपने क्या किया, लेफ्ट साइड में रेशियो ले लिए। अब ये क्या आएगा, 4000 से 4000 कट गया, 1:1 बच गया, ये वाला भी कटेगा, ये भी रेशियो में और ये वाला भी रेशियो। क्या ये इक्वेशन सोल्व होगी। फिर एक दिमाग में आता कि रेशियो में ले रहे हैं तो इनकम के साथ x ले लो, 5x में से 4 घटा रहे हो, इस वैल्यू को आप एग्जैक्ट ले रहे हो, इसमें से रेशियो की वैल्यू नहीं घटा सकते, तो आपको यहां पर y लेना पड़ेगा।
तो ये सवाल क्या होगा, उलझ जाएगा। इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा था, 2 रेशियो देंगे तो एक रेशियो इधर काम में ले लो, एक इधर ले लो और एक एग्जैक्ट वैल्यू लेफ्ट में काम में ले लो। तो आप खुद सोच के बताओ बेटर क्या रहेगा। बेटर ये रहेगा, इनकम रेशियो में ले लिया आपने, उसमें से सेविंग रुपए में घटा दी तो बराबर क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर। अगर आप ये तरीका प्रीफर करते हो, ये कुछ सवाल करोगे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखना, ए की आय 5x है, बी की आय कितनी है भाई 4x है, माइनस सेविंग कितनी है इसकी 4000। ये एग्जैक्ट वैल्यू मानी है इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू घटा सकते हो। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 4x है तो इसलिए आपने इसमें से भी 4000 घटा दिया। बचत आएगी, बचत का रेशियो कितना है भाई 4:3 लिखा जा सकता है, इजी है। यहां से एक बार के लिए मैं इस सवाल को डिटेल में सोल्व कर रहा हूं। डिटेल में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें यहां से क्रॉस मेथड डेवलप करना है। क्रॉस मेथड डेवलप करना है। देखना, 3 को मैं गुणा करता हूं 5x से, तो 5x गुणा में 3 आ गया, 3 गुणा में 4000, या फिर यूं लिख लो 4000 गुणा 3 बराबर। डिटेल में इसीलिए लिख रहा हूं, चाहते तो सीधे सोल्व कर सकते थे। 4x गुणा में 4, 4x गुणा में 4 माइनस का 4000 गुणा में 4। कुछ पार्ट इधर ले आओ, ये 16 बन रहा है, ये आपका 15 बन रहा है, तो क्या कर लो 4 गुणा 4x माइनस 3 गुणा में 5x। ये पार्ट इधर ले आओ, 4 गुणा में 4000 गुणा में माइनस, वो तो प्लस का हो गया ना इधर आके, माइनस 3 गुणा में 4000, ये बन रहा है। अब ऑब्जर्व करना, 16000 में से 12000 चला गया, कितना बचा 4000। 16x में से 15x चला गया, x की वैल्यू 4000। ए की आय कितनी, ए की आय आपने 5x मानी थी, तो यहां से 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 4000 रखोगे तो 20000। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको क्यों किया है ये बात मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। ये क्रॉस मेथड लाने के लिए एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो अब बात को समझना जरा। यहां से आप सीधे चाहते तो कर सकते थे। सीधे क्या होता, 3 गुणा 5x, पहले x का समाधान कर देते हैं 15x, 4x गुणा 4 16x, 16x में से 15x घटा दिया, क्या बचा x। 4 गुणा 3 12000 माइनस का, ये माइनस का 16000 इधर आएगा, 16 में से 12 चला गया 4000। यहां से भी आके x की वैल्यू सीधे सीधे क्या लिख सकते थे 4000। इसकी इनकम आपको लिखनी है 5 गुणा में x की वैल्यू 4000, तो 20000 आ जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने लिखा कि आप क्रॉस मेथड डेवलप करें, ठीक है। मैं सारी की सारी चीजों को हटा रहा हूं यहां से, और मेरा जो कंक्लूजन है उसकी तरफ मूव करते हैं कि क्रॉस मेथड कैसे काम में लेना है। आपके पास 2 लोग हैं, एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है, ठीक है। एक्चुअल में देखोगे तो मिक्सर में भी ऐसी ही अप्रोच अप्लाई होती है। आप क्या कर लो, इनकम को ही हमेशा टारगेट करो, और इनकम कितनी मान ली आपने, इसकी 5x और इसकी आपने इनकम मान ली 4x। अनुपात दे रखा है, अगला अनुपात लिख लो, जो भी अनुपात दे रखा है, इनकम का एक्सपेंडिचर का दे रखा है एक्सपेंडिचर लिखो, सेविंग का दे रखा है सेविंग लिख दो, 4:3। सेविंग कितनी भाई, पहले वाले की 4000 और दूसरे वाले की भी कितनी 4000। क्रॉस मेथड क्या था ये देखना जरा, 4 गुणा 4 16x, 3 गुणा 5 15x। क्या किया भाई, 4 गुणा 4x 3 गुणा 5x, 4 गुणा 4x 3 गुणा 5x, दोनों का अंतर लेना है। 16 में से 15 गया x। फिर देखना, 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 4000 16000, 3 गुणा 4000 12000। बड़े में से छोटे को घटाया, 16 में से 12 चला गया, कितना आ गया 4000। किसकी वैल्यू है, x की। आपसे क्या पूछ रहा है, ए की इनकम, जो कि कितनी है आपकी 5x। x की वैल्यू यहां से उठा करके रख दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 20000, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा और एग्जाम की तरफ इस सवाल को ले जाने का प्रयास करता हूं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर बात नहीं भी समझ में आए तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेना, पीछे कर करके कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। आप इसे एग्जाम में कैसे डील कर सकते हैं, देखना पैटर्न यही सेट रखना दिमाग के अंदर। पहले 2 रेशियो काम में लेने, ऊपर सबसे इनकम, ठीक है, इनकम रखनी है।
इनकम के साथ हमेशा ही एक्स रखोगे। यहां क्या होगा, या तो एक्सपेंडिचर रुपए में दे देगा तो उसे नीचे लिख देंगे, या फिर आपको सेविंग है वो रेशियो में दे देगा तो उसे ऊपर फिट कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल देखना, 5 4 4 3 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 गुणा 3 15, 4 गुणा 4 16, 5 और 4 के साथ तो एक्स मान रखा है, तो अंतर कितना आ गया एक्स। फिर नीचे देखना, 3 का गुणा भी 4000 से होगा क्रॉस में, 4 का गुणा भी 4000 से होगा, क्योंकि प्रत्येक की वैल्यू 4 है। 3 गुणा 4000, 4 गुणा 4000। तो एक बात बताओ, जब अंतर निकालोगे तो साफ साफ दिख रहा है 4 और 3 का अंतर कितना है, एक, उसको ही कर दो 4000 से गुणा, तो x की वैल्यू 4000 आ गई। a की वैल्यू आपसे पूछी है 20000 आ जाएगी। मेरे हिसाब से अगर आपने सारी बात समझ ली है, ये सवाल आप माइंड में डील कर सकते हैं, ऐसा करना बिल्कुल संभव है। चलो कुछ सवालों पर प्रैक्टिस डालते हैं। 628 नंबर 6 to 8। ठीक है भाई, यहां पर क्रॉस मेथड जिंदाबाद है। यही मेथड हम लोग एज में भी आगे चल के काम में लेने वाले हैं। जल्दी से इसका रिजल्ट बताओ कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। देखना, इसने क्या कहा, 2 व्यक्तियों की मंथली इनकम, मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका खर्च 5:9 के अनुपात में है, प्रत्येक की बचत 600 है, तो उनकी आय ज्ञात करें। देखो क्या करते भाई, इनकम के साथ x ले लिया, 2x और 3x। अब 2 को क्रॉस में करोगे 9 के साथ 18 और 5 गुणा 3 15, 3x आ गया। अब आपको दिख रहा है 5 को भी 600 से करना है, 9 को भी 600 से करना है, 600 कॉमन आ गया, 9 में से 5 चला गया, अंतर दिख रहा है 4, 4 गुणा 600, 3x की वैल्यू 2400 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 800, उनकी आय 8 गुणा 2 1600, 8 गुणा 3 2400। तो मेरे हिसाब से ये सवाल आप कैसे डील कर सकते थे, माइंड में कर सकते थे। ऑप्शन क्या आ गया आपका, सी। चलो अब जो मैंने किया उसको मैं बता देता हूं, प्रयास करना पकड़ने की। एक आदमी ए मान लो, दूसरा बी मान लो। इनकम क्या है भाई, इनकम के साथ एक्स का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो इनकम ही पूछ रहा है। फिर इसके बाद इसने अगला रेशियो किसका दिया है, एक्सपेंडिचर का। किस रेशियो में चल रहा है मामला, 5:9 में। सेविंग की बात करें तो इसकी भी सेविंग कितनी है 600, और दूसरे की भी कितनी है भाई आपकी 600। 15x 18x, 18 में से 15 चला गया, कितना बचा आपका 3x। 9 गुणा 6 और 9 गुणा 600, 5 गुणा 600, बड़े में से छोटा घटाओगे 600 कॉमन आ गया, 9 में से 5 4 बचा, तो 600 गुणा 4 2400 आ गया। ये किसको बता रहा है भाई, 3x की वैल्यू 2400, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी है 800। आपसे क्या पूछा, दोनों की आय बताओ। 800 की वैल्यू रखी उठा करके यहां पर 1600, 3 गुणा 800 2400। ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, प्रयास करना, ये सवाल आपके माइंड में हो जाते हैं। ठीक है भाई, डेटा अगर बहुत ज्यादा टिपिकल हो तो बात अलग है, अदरवाइज आप चाहें तो इन सवालों को माइंड में डील कर सकते हैं। सवाल नंबर 629 फिर से आपके पास वही है, सवाल को ध्यान से पढ़ें। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है। आई होप बात बनी होगी, किसी ना किसी की तो बनी गई होगी। देखना फिर से, 2 व्यक्तियों की मासिक आय मंथली इनकम 5:3 में है, एक्सपेंडिचर 9:5 में है, क्रम से 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं, तो उनकी आय ज्ञात करें। इनकम 5x 3x मान ली, क्रॉस में दिख रहा है 5 गुणा 5 25, 9 गुणा 3 27, 2x हो गया। थोड़ा सा अगर लिख के करना चाहूं तो मैं थोड़ा लिख देता हूं, 2x वैल्यू कितनी भाई 13 गुणा 5 65, 1300 गुणा 5 6500, 9 गुणा 900 8100, 8100 में से 65, 81 में से 65 घटाओगे, 65 15 कितना होता है भाई आपका 80, और एक और 16, तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या देगा आपको 1600। x की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 800 है, x की वैल्यू 800 है, तो 5x की वैल्यू कितनी होगी भाई 8 गुणा 5 4000, और 8 गुणा 3 2400। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट क्या बन रहा है इसका, ऑप्शन ए। पूरा सवाल माइंड में किया जा सकता था, कुछ भी नहीं था इसमें,
कैलकुलेशन आसान थी। अब थोड़ा सा इन चीजों को शब्दों का रूप दे देते हैं। देखना जरा, ए और बी। और देखो अगर कोई भी फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सर क्रॉस मेथड में कमांड नहीं बन रही, तो क्रॉस मेथड जहां बनाया था उससे पहले एक्सप्लेन की थी मैंने आपको बात की, वो वाली चीज है आप वो हमेशा प्रीफर कर देंगे। बाकी कोशिश करना कुछ सवाल करके एक बार समझ में आ गया ये का ये कॉन्सेप्ट हमें एज में काम में लेना है, तो जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये सवाल आप तुरंत का तुरंत निपटा दोगे, एक बच्चा इसको लिखेगा और कुछ करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा ही माइंड में करो, मान लो एग्जाम में प्रेशर ज्यादा है, इतना सा लिख के सोल्व कर सकते हो। 2x बराबर 1600, x की वैल्यू 800, 8 गुणा 5 40, 8 गुणा 3 24, ऑप्शन ए करेक्ट। देखो इनकम में लिख देता हूं सीधे सीधे 5x और 3x। फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो, यहां अगला एक रेशियो लिखना है, ये रेशियो हो सकता है सेविंग का। सेविंग का होगा तो एक्सपेंडिचर रुपए में देगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो है तो सेविंग आपको रुपए में देती 1300 और 900। देखना 9 गुणा 3 27, 5 गुणा 5 25, 27x में से 25x चला गया, कितना बचा 2x। 13 गुणा 5 65, 9 गुणा 9 आपका 81। 8100 में से 6500 घटाओगे तो अभी अभी आपने देखा कितना 1600। x की वैल्यू कितनी भाई 800, इसकी वैल्यू निकालनी है। 5x कितना हो गया, गुणा कर दो 800 से 4000, और ये आपका 2400। प्रयास करना चीजों को माइंड में खींच ले जाओ, एक बार की मेहनत है। एक बार कमांड क्रिएट हो गई इसका मतलब बाद में इन सारी की सारी चीजों का आप निपटारा बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। सवाल नंबर 630। अगेन आपके पास 15 सेकंड का टाइम है गिन करके। पंद्रह सेकंड का इतना ही टाइम होता है, 15 सेकंड हो गया। देखो दो व्यक्तियों की आय 5:6 में है, खर्च 3:4 में है, बचत उनकी आय 5 गुणा 4 24, 6 गुणा 3 18, 2x की वैल्यू 18 4 72, 16 गुणा 3 48, 72 में से 48, 50 से ऊपर 22 है, 2 नीचे है तो 22 और 2 24, 1 की वैल्यू कितनी 12, 12 गुणा 5 60, 6000, 12 6 72। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी आ गया। सवाल को मैंने रीड भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है, और मेरे ख्याल से 10 से 1 सेकंड लगे, 10 से 15 मान लो भाई। और मेरे ख्याल से अगर मुझे खुद ही करना होता ये सवाल तो बिल्कुल ये लैंग्वेज फिक्स होती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हर सवाल को आप निपटा सकते हैं, इस वहम में मत रहना, कभी भी मैंने आपको इस बहकावे में रखा ही नहीं है। हाँ ये सवाल अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं एक मॉक टेस्ट लगाऊं, उसको आप ऑब्जर्व कर लें तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि टीचर है वो कुछ सवाल है वो जल्दी करता है, कुछ सवाल में टीचर को भी टाइम लगता है। ठीक है, स्टूडेंट की प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है भाई। मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप अच्छे खासे खूब सारे, अब टीचर को तो नीड होती नहीं है कि मॉक टेस्ट देकर के भी क्या फायदा होगा। तो टीचर का काम होता है नॉलेज पर काम करना, कॉन्सेप्ट्स पर काम करना, जिससे बच्चे को इजी वे में समझ में आए, ऐसी वो बात पकड़े जिससे सारा का सारा उसका जो भी पार्ट है, मतलब इंग्लिश भी कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका काम ये रहे कि वो उन चीजों पर मेहनत करे कि बच्चे के कॉमन सेंस में चीजें जाएं जो कि लंबे टाइम तक उसे याद रहेंगी, अलग से कोई बर्डन लेना नहीं पड़ेगा। तो मेरा टारगेट भी यही रहता है। अब ये सवाल इनकम एक्सपेंडिचर के आप भविष्य में देखेंगे इस टाइप के, आपको ये बात क्लिक हो जाएगी। यही पैटर्न आपका एज के अंदर होगा, वहां भी सेम इसी टाइप का पैटर्न चलता रहता है, वहां पर भी क्रॉस मेथड पढ़ना है। चलो शब्दों का रूप दे देते हैं। क्या कहा मैंने, दो आदमी है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या लिखोगे भाई 5x और 6x। एक्सपेंडिचर कितना 3:4, 20 और 18 कितना बचा भाई 2x। फिर यहां पर देखना जरा 1800 और दूसरे की कितनी भाई 1600। 18 गुणा 4 72, 16 गुणा 3 48, 4800 से 7200 तक जाना है। तो देखना जरा आप क्या करो, 5000 से 7200 तक जाओगे तो 2200 वो है, 2 नीचे वाला है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं ये 2400। 2x की वैल्यू 2400, तो x की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है, यहां से 2 का भाग दे दो भाई 1200। 5x की वैल्यू निकालोगे 5 गुणा 1200 तो रिजल्ट क्या दे देगा ये आपका 6000, और 12 गुणा 6 आपका 72। तो ये आपका यहां से तुरंत के तुरंत क्या बन जाएगा रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। सवाल नंबर देखना जरा 631।
लैंग्वेज डिफरेंट है यहां पर। देखो पहले सवाल को समझ लेते हैं। एक वर्ष पहले ए और बी की आय के अनुपात 3:2 था, कि एक साल पहले ए 3 रुपए कमाता था और बी आपका 2 रुपए कमाता था। बढ़ी हुई आय और पुरानी आय का अनुपात कितना है? 3:2, 4:3। ए और बी की जो वर्तमान आय है उसका एडिशन, जो आज के टाइम उनकी टोटल इनकम है उसका सम है 21,500। तो बी की आय ज्ञात करें। अब बात को अंडरस्टैंड करना। सीन क्या हुआ, ए और बी के लिए इसने बात कही, ठीक है। ए पहले क्या करता था? 3 रुपए कमाता था और बी क्या करता था? 2 रुपए कमाता था। अब इसने एक संबंध दिया, पहले और अब। इसने किस फॉर्म में दिया है? इसने देखना बढ़ी हुई आय और पुरानी आय, तो बढ़ी हुई आय तो कौन सी है? ये वाली। और पुरानी आय क्या है? पहले मैंने लिख दिया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, कई बार ये गड़बड़ कर देता है। हम लैंग्वेज पढ़ने के आदी होते हैं कि पहले क्या था अब क्या हो गया। इसने क्या कर दिया? अब का रेशो और पहले का। तो पहले तो इसको चेंज करके लिखते हैं। देखना 3:2 है तो 2:3 है। इसका मतलब क्या है? फिर देखना इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले कितनी आय थी? 3, अब कितनी है? 4। पहले सवाल की लैंग्वेज को समझो। ए पहले 3 रुपए कमाता था, अब ए पहले 3 रुपए कमाता था, बी 2 रुपए कमाता था। फिर उसने क्या कहा? उनकी बढ़ी हुई व पुरानी आय के अनुपात। मैंने क्या लिख दिया? पुरानी कितनी थी और बढ़ी हुई कितनी है। चेंज करके लिखा, क्योंकि मुझे बात भी समझानी है। उनकी, इसका मतलब ये बात किसके लिए कही उसने? ए के लिए। और ये बात किसके लिए कही है उसने? बी के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ए पहले 2 रुपए कमाता था तो आज कितने कमाएगा? 3। अगर बी पहले 3 रुपए कमाता था तो आज कितने कमाएगा? 4। पहले 3 रुपए, अब 4 रुपए। ए लेकिन पहले 3 कमाता था, बी पहले 2 रुपए कमाता था। तो इसका मतलब इन चीजों को प्रैक्टिकली लेकर आना पड़ेगा। आज की डेट में क्या करना होगा भाई? संबंध निकालो, सिंपल है। ए पहले 2 रुपए कमाता था, अगर आज वो 3 कमाता है तो कितने गुना बढ़ गया भाई? किससे गुना किया? 3/2 से। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से गुणा किया तो 3/2 का गुणा कर दोगे, रिजल्ट आएगा। ए पहले 3 कमाता था, अब 4 कमा रहा है, कितने गुना? तो आप कहोगे 3 को 4 बनाना है तो सिंपल है, 4 का गुणा कर दो, 3 का भाग कर दो। ये टास्क आपके इजी है। जिस बच्चे के ये बात पकड़ में आ गई, जिस बच्चे के ये बात पकड़ में आ गई तो एग्जाम में ये सवाल बड़ी ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखना, एक साल पहले ए 3 रुपए, बी 2 रुपए। अब मैं क्या करूं? पहले ये जितने भी कमाता था, ए की बात करें, पहले 2 कमाता था, अब 3। रेशियो इंटरचेंज करके पढ़ना पड़ेगा। रीजन क्या है? बढ़ी हुई पहले दे दी और पुरानी बाद में दी है। तो आप साफ साफ लिखोगे ये जितने भी कमाता था इसका 3/2 गुना। बी पहले 2 कमाता था, अगर आज के पैसे चाहिए तो कितने गुना कमाने लग गया भाई? 4/3। इसको सिंप्लीफाई कर दो, किससे गुणा कर दें? 2 को इधर कर दो, 3 को इधर कर दो, 27:16। दोनों की कंबाइंड आए 27 और 16 43। किसको बताता भाई? 21500। किससे गुणा किया? 215, 5 और 2 0। बी की आय पूछ रहा है, 16 गुणा 5 80 और 1 लग गया 0, 2 लग गए 0, 8000। इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ यही समझने वाली है। और ये सवाल ज्यादा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा है? इसलिए कर रखा है कि लास्ट में जो बीच में रेशियो डाल रखे है इसने, बढ़ी हुई आय व पुरानी आय 3:2, 4:3। इसे ऐसे अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है क्योंकि ये कौन सी इनकम है भाई? पुरानी। ये कौन सी इनकम है? पुरानी, 3 रुपए। आज की इनकम उसने दे रखी है 21,500। तो इसका मतलब ये 3 को जब आप 3/2 से करोगे तब आज इनकी इनकम आएगी। ये पुरानी है, 4/3 से गुणा करोगे तभी आज की इनकम आएगी। आज का रेशियो बनाया, कंपेयर किया, आपका रिजल्ट आ गया। समझने में बिल्कुल इस सवाल को इश्यू आ रहे होंगे। 632 देखो, एक प्रयास और करते हैं। 632। पहले तो आप लैंग्वेज को रीड करो यहां से। लैंग्वेज को रीड करो।
632 में देखो क्या कहा, ए बी और सी की पिछले वर्ष की आय 3:4:5 में थी। पिछले साल और इस साल के अंदर उनकी व्यक्तिगत आय क्रम से 4:5, 2:3, 3:4 के अनुपात में बढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ, ए अगर पिछले साल 4 रुपए कमाता था, अब कितने कमाएगा, 5। बी अगर 2 कमाता था तो कितने कमाएगा, 3। सी अगर 3 कमाता था तो अब कितने कमाएगा, 4। आज की डेट की बात कर रहा है, टोटल इनकम दे दी है सबकी, एक ही पूछा है टोटल क्या होगी। तो देखना जरा, आज की डेट में ए बी और सी का आपको रेशो लेना पड़ेगा इनकम का। अब अगर मैं लिखता हूं 3:4:5, तो ये तो क्या है, पिछले वर्ष की। अब बात को अंडरस्टैंड करना, ए के लिए उसने क्या कहा कि ए की आय 4:5 किसके साथ है, पिछले साल और अब। पिछले साल अगर ये 4 रुपए कमा रहा था तो आज कितना, 5। अब 3 के बेसिस पर ये रेशो लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो आप अंडरस्टैंड करो कि 4 रुपए कमा रहा था पहले, आज 5, कितने गुना, 4 को 5 बनाना है, 5 से गुणा कर दो, 4 का भाग कर दो। तो इसका मतलब अगर वो पिछले साल 10 रुपए कमा रहा है तो आप क्या करोगे, उसका 5/4 गुणा कर दोगे। अगर वो 20 कमा रहा है तो 5/4 कर दोगे। तो ये वाला पार्ट आपका अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। ये अगर आपका अंडरस्टैंडिंग में है तो फिर सवाल में कुछ बचता भी नहीं है। कैसे भाई, 3 रुपए कमाता था पहले, अब कितने गुना, आज की डेट में 5/4 गुना, लिख दिया, सीधे सीधे दिख भी रहा है। बी पहले 4 कमाता था, लेकिन आज क्या कह रहा है, 2:3 में इनकम बढ़ेगी, कितने गुना हो गई भी, साफ साफ दिख रहा है, 3/2। और फिर अगले का क्या लिख दोगे, 4/3। बस इंपॉर्टेंट बात यही है, ये जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखना जरा, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई। 4, 2, 3 को हटाना है तो क्या कर दें, इसको 12 से गुणा कर दें, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे। कितनी बार कटा, 3 बार, 3 गुणा 3 9 गुणा 5 45 हो गया। देखना 4 गुणा 3 12 बटा में 2, कैंसिल आउट तो सही किया ना ये, एक मिनट देखो, 12 से करोगे 3 गुणा 3 9 5 45, ठीक है। 4 गुणा 3 12/2, 6 है, ये ऑलरेडी वैसे भी 6 बना, 12 गुणा 6 कितना आ गया आपका, 72, ठीक है भाई। 12 से गुणा करोगे, 3 से 4 बार कटेगा, 4 गुणा 4 16 5 80। अब तीनों की अगर मैं कंबाइंड इनकम देखूं, एडिशन कर दो, 5 और 2 7, 8 7 15, 15 और 4 19, कितनी भाई, 197। लेकिन बता कितनी रहा है, 78800। किससे गुणा किया, कंपेयर करो, ये लगभग कितना है, 200, ये लगभग कितना है, 800। 4 गुना है, 4 गुना करोगे तो देखना जरा, 7 गुणा 4 28, 19 गुणा 4 76 और 2 78। इसका मतलब 4 से गुणा किया, 2 लगा दो, 0। एक ही वर्तमान इनकम पूछ रहा है, इसको भी क्या कर दिया भाई, 400 से गुणा, 2 0। 4 गुणा 5 आपका 20, 4 गुणा 4 16 और 2 18, 18,200 रुपए आ गई। गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, 5 गुणा 4 20 आ गया, 0। 45 गुणा 2 गुणा 2 90 गुणा 2 180। तो ये करेक्ट रिजल्ट हो गया। चलो भाई, सवाल नंबर 633 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 633, 633 को देखना, लैंग्वेज को रीड करो भाई। 3 लोग हैं, लेकिन पैटर्न पूछने का इस सवाल में भी इसने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। पहले एक बात, सवाल को एक बार ढंग से पढ़ो, इसके अंदर फिर देखो, समझते हैं बात को कि क्या कहना चाह रहा है। ए बी और सी की इनकम का रेशियो 374 है, एक्सपेंडिचर का कितना है, 435। सी की बचत आपसे पूछी है, सी की अगर आपको इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, तो उनका डिफरेंस आपकी बचत हो जाएगा। ए 2400 में से 300 की बचत करता है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, कंपैरिजन कैसे करोगे, ए बी एंड सी। इनकम का आपको इसने रेशियो दिया, कितना भाई, ए की इनकम 3 है, बी की इनकम 7 है और सी की इनकम 4 है, हो गई। यहां से इसने एक रेशियो आपको और दिया है एक्सपेंडिचर का, इसने 4 खर्च किए और यहां पर कितने, 3 खर्च हो गए और यहां पर कितने, 5 खर्च हो गए। सी की बचत आपको निकालनी है
और क्या कह रहा है, ए ने 2400 रुपए में से 300 की बचत की है, सेविंग। ए की सेविंग कितनी है भाई, 300। अब हमें चीजों को रिलेट करना है। रिलेट कैसे करोगे भाई, ए की इनकम कितनी है 2400, लेकिन यहां वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां तो इसने 3 ही दे रखी है, तो इसको 2400 बनाना है तो किससे गुणा करूं, 800। अब ऐसा तो है नहीं, एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हो तो अकेले कोई 800 से करोगे, इन तीनों का एक पर्टिकुलर रेशियो है, तो इसका मतलब इसको भी 800 से गुणा करना होगा और इसको भी 800 से, जिससे 800 कॉमन आकर के रेशियो 3, 7, 4 मेंटेन हो जाए। ये वैल्यू अपने पास एग्जैक्ट है कि ए की आय 2400 रुपए है, इसको आपने एग्जैक्ट मेंटेन किया। फिर देखना 2400 रुपए उसने कमाए, उसमें से 300 की बचत कर ली, 300 की बचत कर ली तो खर्चा कितने का, 2400 कमाए 300 की बचत कर ली, खर्चा कितने का, 2100 का। इसका मतलब 4 किसको बताता है भाई, आपका 2100 का बताता है। सी की आपसे क्या पूछ रहा है, बचत। सी की इनकम दिख रही है, सी का एक्सपेंडिचर पता करना पड़ेगा, दोनों का अंतर आपकी बचत हो जाएगा। अब पता कैसे करोगे, तो कंपैरिजन के लिए देखना किससे गुणा किया है, भाग दे दो 5 बार 20 में, 1 बचा 10 में, डिवीजन 2 बार, फिर आपका 5 बार 525 से। इसको भी क्या कर दो भाई, 525 से गुणा कर दो। 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 5 5 25 और 1 आपका कितना हो गया, 26। इसका मतलब क्या हुआ, सी ने, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, सी ने 3200 कमाए, खर्चा कितने का कर दिया, 2625 का। सी की आपको चाहिए थी सेविंग, 3200 में से घटा दो। देखो 200 रुपए तो ऊपर वाले, 2600 में मैं कितना जोड़ू, 400, तो क्या बनेगा 3000, उसमें 200 जोड़ दूं तो 3200, लेकिन ये 25 भी तो एक्स्ट्रा आपको घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर देखो 600 में से 25 घटा दिया तो कितना आ गया, 575 रुपए। या फिर और ज्यादा डिटेल में करना चाहते हो 3200 लिख लो, 26 25 घटा दोगे 575 रिजल्ट आ जाएगा। ये सवाल लंबा जरूर जा रहा है, लेकिन आपको ऐसे सवाल भी आने चाहिए, क्योंकि ये भी आपके इनकम एक्सपेंडिचर के साथ रिलेट होते हैं। सवाल नंबर 634, इन्हीं पर बेस्ड और सवाल देखना जरा, 634। क्वेश्चन नंबर 634। देखो क्या कहा, ए बी एवं सी का कुल वेतन, टोटल इनकम कितनी है, 6060। ए अपने वेतन का क्या करता है, 80%, बी 85% और सी 75% तो कर देते हैं खर्च। उनकी बचत का अनुपात कितना है, 5:6:9, तो इनमें से ए का वेतन कितना होगा। अब ये जो रेशियो दे रखा है ये किसका है, सेविंग का। खर्चा किस में दे रखा है, परसेंटेज में। तो एक सिंपल सी बात बताना, ए ने मैं मान लेता हूं ए रुपए कमाए, 80% तो खर्च कर दिए, कितने बचे भाई, ए का 20%। बात को अंडरस्टैंड करना, एक इंपॉर्टेंट बात चल रही है, सवाल को डायरेक्ट सोल्व करने का क्या मेथड हो सकता है। मैंने माना ए ने ए रुपए कमाए, ए का जितने भी ये रुपए होंगे उसका 80% खर्च कर दिया, बचाए कितने इसने, 20%। आ गया। फिर देखना बी के लिए अगर मैं ये बात कहना चाहूं तो बी ने मेरे 20 रुपए कमाए और इन रुपयों में से क्या किया, 85% खर्च कर दिए, तो बी के पास कितने बचे, 15%। बी ने 20 रुपए कमाए, बचत कितनी, बी का 15%। सी की अगर मैं बात करूं तो मैं मान लेता हूं सी ने 80 रुपए कमाए, 75% खर्च कर दिए, तो बचत कितनी भाई, सी का 25% हो गया। बचत का अनुपात भी तो दे रखा है, तो इसका मतलब इनको अगर आप अनुपात में लेना चाहते हो तो रेशियो में ये वैल्यू 5 आएगी और ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 9। ऊपर हमने सेविंग लिख रखी है एग्जैक्ट फॉर्म में, ए रुपए का 20%, बी का 15%, सी का 25%। यही बात मैंने नीचे लिख दी रेशियो में। इक्वेशन का फॉर्मेट लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको सिखाया है, ठीक है भाई। ए बी और सी मैंने क्या माना था, ए ने जितने रुपए कमाए वो ए माने, बी ने जितने कमाए वो बी रुपए माने, सी ने जितने कमाए वो सी रुपए माने।
टोटल रुपए आपको बता रखा है, आपको सिर्फ पता करना है ए की इनकम कितनी है। तो रेशियो ले लो भाई, सिंप्लीफाई करके देखो, परसेंटेज सब में से गायब होगा, 5 से काटोगे तो यहां कितना आएगा 4, यहां कितना आएगा 3, यहां कितना आएगा 5, ये वाला पार्ट इससे फिर कट गया। 4 और 5 को हटाना है तो पूरे में क्या कर दो 20 का डिवीजन, ए अपोन में देखना 20 का डिवीजन 4 से काटा 5 बार, 5 गुणा 5 25 बराबर बी अपोन में कटने लायक कुछ है नहीं, डिवीजन ही कर रहे हैं तो 20 गुणा 2 कितना मेंटेन होगा 40। सी 20 का डिवीजन करोगे 5 से काटोगे 4 बार, 9 गुणा 4 36। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। ये क्या बताता है, ए 25 रुपए कमाएगा, बी 40 कमाएगा, सी आपका 36। यही तो मान के चले थे, ए ने रुपए कमाए, बी ने बी कमाए, सी ने सी कमाए, एबीसी का रेशियो निकाल लिया। सबकी इनकम को ऐड करोगे तो देखना 30 40 70 और 2 90, 90 में आप जोड़ोगे 6 और 5 11 तो कितना आ जाएगा 101। असल में ये 101 ना होकर के कितना है 60 60। कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ, कितने गुना पर है भाई 6 गुना पर, और एक क्या लगा हुआ है 0। ए का वेतन पूछ रहा है तो क्या करो भाई 60 से गुणा कर दो, 1 0 25 गुणा 6 आपका 150। ये बन गया आपका रिजल्ट। तो असल में देखा क्या आपने कि एक लाइन में बातें आपको लिखनी है, उनको सोल्व करना है और फिर सीधे सीधे आप कंपैरिजन करोगे और आपका यहां से रिजल्ट आ जाएगा। सवाल नंबर 635, क्वेश्चन नंबर 635, 635 को देखना। छह का क्या करो, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। रीजन क्या है, ये सवाल सेम वैसा का वैसा है, बस लास्ट में जाकर वो जो बात पूछ रहा है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा है। टोटल इनकम दे दी, इन्होंने जो खर्चा किया है, या सॉरी इस बार तो इन्होंने सीधे सीधे बचत दे दी और बचत का ही अनुपात दे दिया। ये आपका रहेगा होमवर्क, कमेंट करके जरूर बताना है। कमेंट करने में कंजूसाई मत किया करो, जो काम का आपको कहा जाता है उतना एटलीस्ट आप किया करें। चलो भाई सवाल नंबर 636 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 636। देखना क्या कहा, लागत मूल्य कच्चे माल के मूल्य का 3 गुना है यदि कच्चे माल और उत्पादन मूल्य 5:12 और 4:5 के अनुपात में बढ़े हैं तो ₹6 वास्तविक मूल्य वाली वस्तु की कीमत अब कितनी होगी। देखो इसने क्या कहा, कहीं भी जब आपका कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हो जैसे, तो उसके ऊपर जितनी भी लागत आएगी वो क्या बताई है, कच्चे माल के मूल्य का 3 गुना है। ठीक है भाई, देखो टोटल अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, टोटल कॉस्ट, कोई भी आप वस्तु बनाते हैं तो उस पर टोटल कॉस्ट किस में आएगी, एक तो आप काम में लेते हो रॉ मटेरियल, ठीक है भाई, और एक इसने और इन्वॉल्वमेंट किया है किसका, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है भाई, मान लो कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, कोई मान लो कोई खिलौना ही बना रहा है, ठीक है, किसी ने खिलौने बनाने की कंपनी लगाई है। अब वो क्या करेगा, खिलौने बनाएगा तो मेनली क्या होगा, प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है, तो वो प्लास्टिक खरीद के लाता है। मान लो एक खिलौने को बनाने के लिए प्लास्टिक की कीमत कितनी है, 20 रुपए, 20 रुपए का प्लास्टिक लगेगा। अब रॉ मटेरियल वो ले आया, लेकिन खिलौना बनेगा कैसे, उसका कारीगर होगा भाई, तो उसको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा। मान लो वो कारीगर को 5 रुपए हर खिलौने पर देता है, तो कुल मिलाकर के एक खिलौने पर जो लागत आई है वो कितनी है, 25 रुपए। ठीक है, असल में देखोगे एक्चुअल में तो लागत के कई पार्ट होते हैं, लेकिन अपनी एग्जाम में छोटी छोटी चीजें आपसे पूछता है। तो यहां से मेरे ख्याल से बात आपकी क्लियर हो गई होगी। एक्चुअल में जो लागत है, टोटल कॉस्ट जो आ रही है, वो रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन कॉस्ट 2 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। इतना अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में है तो फिर देख लेना भाई, सवाल को डील करते हैं। देखो इसने क्या कहा, लागत मूल्य कच्चे माल का 3 गुना है। इसका मतलब अगर कच्चे माल पर 1 रुपए का खर्चा किया तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, इसकी कॉस्ट हो गई। तो एक बात बताओ, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, 2 रुपए। इक्वेशन को तो बैलेंस करना है, टोटल 3 का खर्चा, 1 रॉ मटेरियल पर, 2 आपकी प्रोडक्शन पर लग गई।
अब इसने आपको क्या कहा कि कच्चे माल और उत्पादन मूल्य क्रम से 5:12 और 4:5 में बढ़े हैं, तो 6 रुपए वास्तविक मूल्य वाली वस्तु की कीमत अब कितनी होगी। अब यहां पर देखो बात को अंडरस्टैंड करना। कच्चे माल और उत्पादन मूल्य क्रम से 5:12 में बढ़े हैं। मैं ये मान लेता हूं पहले 3x का खर्चा हो रहा था, x रुपए रॉ मटेरियल के थे, 2x रुपए मेरे किसके थे, प्रोडक्शन कॉस्ट के। और इसने मुझे कंपेयर करने के लिए भी बात दे दी है। क्या दी है कि 3x ना होकर के एक्चुअल में पहले खर्चा कितने रुपए का हो रहा था, 6 रुपए का। यहां से आपको साफ साफ दिख जाएगा x की वैल्यू कितनी है, 2। आज की डेट में कितना खर्चा होगा, तो देखना कच्चे माल की कीमत 5:12 में बढ़ गई। पहले 5 रुपए लगते थे, अब 12 लगेंगे। पीछे सिखाया था मैंने कितने गुना बढ़ी, 12/5 गुना। इसका मतलब अगर x रुपए पहले लगते थे तो अब कितने लगेंगे, 12/5 और गुना में x। ऐसे ही देखना जरा उत्पादन मूल्य, प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें, 4:5 के अनुपात में बढ़े। पहले कितने का खर्चा हो रहा था भाई, 2x का। अब किस रेशियो में हो रहा है, 4:5। 4 रुपए जहां लगते थे 5 लगने लग गए। पीछे वाली बात को, क्योंकि इन सवालों में यही पार्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये जो मल्टीप्लाई करते हैं। पीछे एक्सप्लेन किया मैंने बिल्कुल 2-3 सवालों में डिटेल में, तो फिर से देखना कितने गुना भी, 5 में कितना हो गया आपका, ये 4 लिख दिया। आज टोटल कॉस्ट इतनी पड़ रही है और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 2। अब आपका मन करे वैसे डील कर दो, या तो क्या करो, इस x को तुरंत उठाओ यहां पर रख दो। x को जैसे ही आप उठाओगे 12 गुना 2 24, 24 में 5 का डिवीजन किया 4 बार और फिर 0.40 बनेगा, उसमें 8 बार। यहां रखोगे 2 गुना 2 4, 4 से 4 कट गया 5, तो कितनी कॉस्ट आ गई, 9.8 रुपए। ठीक है भाई, तो ये आप विशेष ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, हिंदी की लैंग्वेज इतनी कलिष्ट हो जाती है कुछ सवालों में, ऐसा नहीं कह रहा हर सवाल में, कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जहां पर ये लोग ट्रांसलेशन ऐसा अजीब कर देते हैं, कलिष्ट हो जाती है। तो प्रयास करें वहां पर इंग्लिश की लैंग्वेज को एक बार रीड कर लें, जिससे सवाल आसानी से समझ आ जाए। बाकी इस सवाल का इतना सा समाधान बनता था। चलिए भाई, सवाल नंबर 637, क्वेश्चन नंबर 637। देखना जरा 637 में इसने क्या कहा, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 20 छात्र हर क्लास में बढ़ा दिए जाते हैं तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5:7। अब यहां पर देखना 2 टाइप के सवाल होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट हिट मार सकते हैं, और एक सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े से आपके कैलकुलेटिव नेचर के होते हैं। जैसे इसमें क्या कहा, पहली क्लास में पहले 2 बच्चे थे, फिर दूसरी में 3 बच्चे थे और तीसरी में 5 थे। ये कब की स्टोरी है भाई, पहले की। अब कितना है भाई, अब अगर हम लोग बात करें तो अब रेशियो है आपका 4:5:7। ठीक है, अब पहली क्लास में कितने, 4 बच्चे, दूसरी में 5, तीसरी में 7, और इसने कहा हर क्लास में 20 बच्चे बढ़े। तो यहां से यहां कितने बढ़ रहे हैं रेशियो में, देखो 2 बढ़ रहे हैं। यहां भी कितने बढ़ रहे हैं भाई, 2 बढ़ रहे हैं। यहां भी कितने बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं। सवाल की कंडीशन भी ये थी कि हर क्लास में 20-20 बच्चे बढ़े हैं, और आपको हर क्लास में 2-2 बढ़ते हुए दिखाई दे रहे रेशियो में। तो इसका मतलब यहां आप सीधे सीधे कंपेरिजन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कौन से नेचर का सवाल है, डायरेक्ट हिट का। कंपेयर क्या करते, 2 नहीं बढ़े भाई, 20 बढ़े। कितने गुना, 10 गुना पर। अब क्या कहा, शुरुआत में कितने छात्र थे, 2 इसमें थे, 3 इसमें थे, 5 इसमें थे। टोटल कितने स्टूडेंट भाई, 10। इसको भी क्या कर दो, 10 से गुणा कर दो, जैसे यहां किया था। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट आपके पास कितने थे, 100। तो इन सवालों में आपको कोई रेशियो बनाने की नीड नहीं पड़ती है, सीधे सीधे वो दे करके रखता है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पर ये रेशियो एडजस्ट नहीं होगा सवाल की कंडीशन के हिसाब से, तो वहां अपने को क्या करना पड़ेगा, किन्हीं 2 को उठाएंगे और सोल्व करेंगे। हालांकि आप चाहें तो वहां पर भी आपका क्रॉस मेथड काम कर जाएगा। चलिए भाई, आज के सेशन में इतने ही सवाल रखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने हो गए 638।
7 तक। ठीक है, इसके बाद अगले जो 2 सेशन और होंगे अपने उनके अंदर अपना रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3 सेशन अपने चलेंगे मिक्सचर के, 2 सेशन चलेंगे एलसीएम एचसीएफ के, उसके बाद 1 सेशन में एज हो जाएगा। तो ये जो आपका रेशियो है, मिक्सचर है और एज है, ये तीनों के तीनों चैप्टर आप एक ही तरीके के मान के चले। रेशियो का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मिक्सचर में एक छोटी सी चीज हमें सीखनी है, फोकस ऑन फिक्स का मेथड। उसके बाद वो चैप्टर भी आपका एकदम आसान हो जाएगा। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें। किसी भी टाइप का इश्यू अच्छे भी लगते हैं तो भी कमेंट किया करो। जो मैं आपको होमवर्क देता हूं उसका जो रिजल्ट होगा एटलीस्ट उसको भी आप कमेंट किया करें। और अगर आप पहले दिन से मतलब डे 1 से ये सीरीज देख रहे हैं फिर भी आपको कोई इश्यू आ रहे हैं कि सर मैं पकड़ नहीं बना पा रहा हूं मैथ्स के ऊपर, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है किसी भी टाइप का, लेकिन शर्त क्या है, शुरुआत से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर आज मैं पहली बार आया हूं क्लास के अंदर मेरी मैथ्स समझ में नहीं आएगी। ऐसा संभव है कि या तो आपकी मैथ्स बहुत बेहतर होती है, वो बच्चे घूमते नहीं इधर उधर, वो मॉक टेस्ट देते हैं। जिसकी अच्छी नहीं है मैथ्स, अब आज आप आ गए हो तो एटलीस्ट पहले नंबर की जो क्लास है उससे लगो। तो जो क्लास 1 से देख रहा है फिर भी इश्यू आ रहा है मैथ्स के अंदर, तो वो बच्चा एटलीस्ट सजेशन जरूर रखे कि सर ऐसा इश्यू है, मैं पकड़ नहीं बना पा रहा, तो कैसे इंप्रूवमेंट करूं। मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी ही हम आगे की क्लासेस में कुछ चेंजमेंट कर देंगे। हालांकि ऐसे कमेंट आ तो नहीं रहे हैं देखने में, लेकिन फिर भी मैं अपनी सहूलियत के लिए बात आपके सामने रख रहा हूं। तो चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।